स्टोर के वीडियोस में अभी तक हमने देखा है स्टॉक अकाउंट के बारे में और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टूल्स एंड प्लान्स। Hello friends, welcome to the Stoller Notes. Today we are going to start the new topic of this chapter stores, which is tools and plants. बेसिकली वही सारे पॉइंट्स होंगे जो हमने स्टॉक के केस में देखा था। सबसे पहले जनरल है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, उसके बाद है द न्यूमेरिकल अकाउंट जिसको हम क्वांटिटी अकाउंट भी कहते हैं, उसके बाद है पेमेंट, मतलब जो भी हमने रिसीव किया टूल्स एंड प्लांट्स के मटेरियल जो हमने रिसीव किया उसके लिए पेमेंट का क्या प्रोसीजर है। नेक्स्ट इज़ रिकवरी कि जो हमने इशू किया टूल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, तो उसका जो अमाउंट हम रिकवरी करेंगे उसका क्या प्रोसीजर है। और लास्ट है द वेरिफिकेशन, ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे फिजिकल वेरिफिकेशन प्लस जो स्टॉक का टूल्स एंड प्लांट्स का जो अकाउंट है उसके साथ जो फिजिकल वेरिफिकेशन है उसको किस तरह से मैच किया जाता है। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट विच इज़ जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट। सबसे पहले ये कहा गया कि टूल्स एंड प्लांट्स दो तरह के होंगे, एक होगा जनरल टूल्स एंड प्लांट्स और दूसरा होगा स्पेशल टूल्स एंड प्लांट्स। दोनों में डिफरेंस ये होगा कि जनरल टूल्स एंड प्लांट्स वो टूल्स एंड प्लांट्स हैं जो डिवीज़न में जनरल पर्पस के लिए लगभग सारे वर्क्स में यूज़ के लिए एक्वायर किए जाएंगे, और स्पेशल टूल्स एंड प्लांट्स जो जनरली सारे वर्क में यूज़ नहीं किए जाते लेकिन किसी स्पेसिफिक वर्क पे के लिए यूज़ करने के लिए आप उसको एक्वायर करेंगे। तो ये हो गया जनरल टूल्स एंड प्लांट्स और दूसरा होता है स्पेशल टूल्स एंड प्लांट्स। जनरल टूल्स एंड प्लांट्स कहाँ चार्ज होगा, ये चार्ज होता है अंडर माइनर हेड टूल्स एंड प्लांट्स या फिर मशीनरी और एंड इक्विपमेंट्स। अब दो माइनर हेड हैं तो डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स के अकॉर्डिंग दोनों माइनर हेड हैं, टूल्स एंड प्लांट्स भी है और मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स भी है, लेकिन लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड के अकॉर्डिंग टूल्स एंड प्लांट्स ये माइनर हेड नहीं है पब्लिक वर्क्स के अंडर में, ठीक है, केवल मशीनरी एंड इक्विपमेंट है और इसी में उसको चार्ज करना है। तो ये हो जाएगा जनरल का, ठीक है। स्पेशल टूल्स एंड प्लांट्स के केस में जिस स्पेसिफिक वर्क के लिए आपने कोई स्पेशल टूल्स एंड प्लांट्स एक्वायर किया है तो उसका कॉस्ट भी उसी वर्क में चार्ज किया जाएगा। तो ये हो गया आपका जनरल प्रोसीजर, ठीक है, कि कहाँ चार्ज किया जाना है। इसके अलावा जो टूल्स एंड प्लांट्स का चार्ज है वो जो सैंक्शन एस्टिमेट है उसी में चार्ज किया जाता है। हालांकि जब इसका आप सैंक्शन मांगेंगे तो इसको टूल्स एंड प्लांट्स के नाम से इसका सैंक्शन मांगा जाता है। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट। इसके बाद आइए देखते हैं न्यूमेरिकल अकाउंट ऑफ टूल्स एंड प्लांट्स। न्यूमेरिकल अकाउंट टूल्स एंड प्लांट्स का जिसे हम क्वांटिटी अकाउंट भी कहते हैं। इससे पहले कि हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ें हम कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। और सबसे पहला ये कि केप्ट इन एसडीओ ऑफिस, जैसा स्टॉक का जो न्यूमेरिकल अकाउंट है क्वांटिटी अकाउंट वो एसडीओ ऑफिस में मेंटेन किया जाता था, तो टूल्स एंड प्लांट्स का भी न्यूमेरिकल अकाउंट एसडीओ ऑफिस में मेंटेन किया जाएगा। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि रूल्स आल्सो एप्लीकेबल टू इम्पेरिशेबल आर्टिकल्स, मतलब टूल्स एंड प्लांट्स के जो हम अभी रूल्स पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल अकाउंट को लेके वही सारे रूल अप्लाई होते हैं जो इम्पेरिशेबल नेचर के आर्टिकल होते हैं। इम्पेरिशेबल मतलब जो परमानेंट नेचर के आर्टिकल्स होंगे, लाइक आपका फर्नीचर हो सकते हैं और प्रिंटर हो सकते हैं। तो इस तरह के जो आर्टिकल्स हैं उनके लिए भी ये रूल्स एप्लीकेबल होंगे जो अभी हम न्यूमेरिकल अकाउंट के रूल्स पढ़ने जा रहे हैं। और लास्ट में बोला गया फॉर टूल्स एंड प्लांट्स इशूड टू सबऑर्डिनेट्स और लेंट आउट, जो टूल्स एंड प्लांट्स आपने सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ को दिया हुआ है, सब डिवीज़न के अंडर में जितने भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर हैं, अगर उनमें से किसी को आपने दिया है या फिर आपने कॉन्ट्रैक्टर को टेम्परेली आपने दिया हुआ है तो उसको आपको देखना है कि विदाउट एनी डिले वो आपको वापस ले लेना है और वो भी करेक्ट सही कंडीशन में आपको वापस लेना है। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट न्यूमेरिकल अकाउंट ऑफ टूल्स एंड प्लांट्स। आइए अब देखते हैं कि प्रोविजंस क्या क्या हैं, प्रोसीजर्स क्या हैं न्यूमेरिकल अकाउंट मेंटेन करने के। न्यूमेरिकल अकाउंट में सबसे पहले हम देखेंगे रिसीट के बारे में। और ये कहा गया कि जब भी कोई टूल्स एंड प्लांट्स आप रिसीव करेंगे तो सबसे पहले इट शुड बी एग्जामिन्ड एंड काउंटेड। आपको उसको एग्जामिन करके देखना है और उसको काउंट करके देखना है कि जितना आपने मंगाया था उतना ही आया है और जो मटेरियल आपके पास आया है, जो टूल्स एंड प्लांट्स आपके पास आया है वो सही कंडीशन में आया है या नहीं आया है। उसके बाद टूल्स एंड प्लांट्स रिसीट सीट होगा इन फॉर्म नंबर 13। जैसे स्टॉक में आपके पास मटेरियल आता था तो आपके पास एक रिसीट सीट था, गुड्स रिसीट सीट, और उसकी फॉर्म नंबर था 8A, ठीक है। तो यहाँ जो फॉर्म नंबर होगा वो है फॉर्म नंबर 13, इट इज़ फॉर टूल्स एंड प्लांट्स रिसीट सीट। तो इसमें आपको उसकी एंट्री करनी है और उसके बाद एक्नॉलेजमेंट जो होगा, जब भी आप रिसीव करेंगे तो एक्नॉलेजमेंट देगा वो केवल डीओ या एसटीओ ही दे सकता है। और लास्ट में इसमें लिखा हुआ है कि रजिस्टर जो मेंटेन किया जाएगा, तो जैसे गुड्स रिसीट सीट का आपको याद होगा
कि जो पेजेस थे वो मशीन नंबर थे और जो बुकलेट था वो सीरियली नंबर्ड था और उसका एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता था। तो सिमिलरली टूल्स एंड प्लांट्स रिसीट सीट के जो बुकलेट्स होंगे उसका भी रजिस्टर मेंटेन किया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो टूल्स एंड प्लांट्स रिसीट सीट है फॉर्म नंबर 13 वो 3 कॉपीज़ में बनता है और तीनों कॉपीज़ का प्रोसीजर हम देखते हैं। तो जब भी आप ये प्रिपेयर करेंगे तो ये 3 कॉपी में बनेगा, इसको प्रिपेयर करेगा ऑब्वियसली जो स्टोर का इंचार्ज है वो, और उसके बाद उसमें से एक कॉपी को अपने पास ऑफिस कॉपी रख लेता है और 2 कॉपी को भेज देता है वो एसडीओ ऑफिस में। इसमें से एक कॉपी को एसडीओ ऑफिस अपने पास रख लेता है फॉर एंट्री इन टूल्स एंड प्लांट्स लेजर। ये चीज़ याद रखिएगा, स्टॉक का जो प्राइज्ड स्टोर लेजर था वो डिवीज़न ऑफिस में बनता था, लेकिन टूल्स एंड प्लांट्स का जो लेजर है, ठीक है, वो बनता है एसडीओ ऑफिस में। तो ये एसडीओ अपने पास रख लेगा फॉर एंट्री इन टूल्स एंड प्लांट लेजर, और दूसरा कॉपी ये भेज देता है एसडीओ डीओ ऑफिस में। फिर एक कॉपी जो डीओ ऑफिस के पास आई उसी के बेसिस पे उसका पेमेंट किया जाता है। तो ये होता है आपका प्रोसीजर ऑफ टूल्स एंड प्लांट्स रिसीट सीट, और यही होता है न्यूमेरिकल अकाउंट में रिसीट टूल्स एंड प्लांट्स का। इसके बाद हम देखते हैं टूल्स एंड प्लांट्स के इशू का क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले इसमें यह है कि टूल्स एंड प्लांट्स इंडेंट होगा, जैसे कि फॉर्म नंबर 7 में स्टोर इंडेंट था, वैसे ही टूल्स एंड प्लांट्स इंडेंट होगा फॉर्म नंबर 14 में। तो ये जब तक आपको टूल्स एंड प्लांट्स इंडेंट नहीं मिलेगा तब तक आप कोई भी टूल्स एंड प्लांट्स इशू नहीं करेंगे, और ये आपको मिलना चाहिए डीओ या एसडीओ के साइन होने के बाद। जैसा कि हमने पढ़ा था कि स्टोर इंडेंट 5 कॉपीज़ में बनती है, टूल्स एंड प्लांट्स इंडेंट जो है वो 3 कॉपीज़ में बनेगी। तो आइए देखते हैं इसका प्रोसीजर क्या होता है। तो उसके लिए हम 2 डिविजन्स की बात करेंगे, एक होगा इंडेंटिंग डिवीज़न और दूसरा होता है सप्लाइंग डिवीज़न। इंडेंटिंग डिवीज़न को सप्लाइंग डिवीज़न से कोई टूल्स एंड प्लांट्स मंगाना है तो यहाँ 3 कॉपीज़ में इंडेंट बनेंगे, टूल्स एंड प्लांट्स इंडेंट। उसमें से एक कॉपी को ऑफिस कॉपी रिटेन किया जाता है और बाकी 2 कॉपीज़ को भेज दिया जाता है सप्लाइंग डिवीज़न के पास। अब सप्लाइंग डिवीज़न क्या करेगा, इस यहाँ पे इंडेंटिंग डिवीज़न ने तो लिख दिया कि उसको कितना कितना टूल्स एंड प्लांट्स चाहिए, ठीक है। अब सप्लाइंग डिवीज़न में उसमें एंट्री की जाएगी कि एक्चुअली कितना टूल्स एंड प्लांट्स इशू किया जा रहा है, ठीक है। तो उसको एंट्री करने के बाद ये जो 2 कॉपीज़ यहाँ पे आई, ठीक है, 2 में से एक कॉपी को यहाँ रिटेन किया जाएगा और एक और कॉपी को वापस भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका इंडेंट का प्रोसीजर। लगभग वही प्रोसीजर है जो स्टोर इंडेंट केस में होता था, बस वहाँ 5 कॉपीज़ थी, यहाँ पे 3 कॉपीज़ हैं। तो ये होता है टूल्स एंड प्लांट इशू करने का प्रोसीजर। एक चीज़ याद रखिएगा, चाहे रिसीट हो या फिर इशू हो, जब भी अगर आप अपने सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ को या फिर कॉन्ट्रैक्टर को लोकली आपने इशू किया है और उससे हमको वापस लेना है, तो इस तरह के आप या तो इशू करते हैं या फिर आप रिसीव बैक करते हैं। तो इसकी एंट्री जब भी हो, चाहे वो इशू के केस में हो चाहे रिसीट के केस में हो, जब आप लोकली अपने सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को या कॉन्ट्रैक्टर को इशू करते हैं या रिसीव बैक करते हैं तो एक सुटेबल रिमार्क भी लिखेंगे। मतलब आपको एक जैसी एंट्री नहीं कर देना कि आप परमानेंटली किसी को दूसरे डिवीज़न को इशू कर रहे हैं तब भी वही सेम एंट्री, और अपने लोकली किसी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को या कॉन्ट्रैक्टर को लेंट आउट कर रहे हैं तब भी वही एंट्री। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको एक सुटेबली रिमार्क लिखना चाहिए इशू करने के टाइम पे भी कि इसको टेम्परेरीली इशू किया जा रहा है, ये वापस आएगा, और जब ये वापस आएगा तो भी आपको इसको रिमार्क लिखना है कि ये हमने वैसे नहीं रिसीव किया कि कहीं और दूसरे डिवीज़न या डिपार्टमेंट से लाए हैं, हमने इशू किया था उसी को हमने वापस रिसीव बैक किया है। तो ये दोनों केस में आप याद रखेंगे, रिसीट के केस में भी और इशू करने के केस में भी। द लास्ट पॉइंट ऑफ न्यूमेरिकल अकाउंट इज टूल्स एंड प्लांट्स लेजर। जैसे स्टॉक के केस में प्राइज्ड स्टोर लेजर मेंटेन किया जाता था डीओ ऑफिस में, वैसे ही टूल्स एंड प्लांट्स लेजर मेंटेन किया जाएगा एसडीओ ऑफिस में, ठीक है। डिफरेंस ये है कि वहाँ वैल्यू और क्वांटिटी दोनों की एंट्री होती थी, यहाँ केवल क्वांटिटी की एंट्री होगी, वैल्यू की प्राइस की एंट्री इसमें नहीं होगी। तो सबसे पहला चीज़ कहा गया कि केप्ट एट एसडीओ ऑफिस, ये एसडीओ ऑफिस में मेंटेन किया जाएगा। दूसरी बात ये कि ये मेंटेन किया जाता है इन फॉर्म नंबर 15, CPWA फॉर्म नंबर 15 होता है टूल्स एंड प्लांट्स लेजर का जो मेंटेन किया जाता है एसडीओ ऑफिस में। 3 पार्ट होते हैं इस फॉर्म नंबर 15 के, टूल्स एंड प्लांट्स लेजर के 3 पार्ट होंगे। पार्ट 1 में वो टूल्स एंड प्लांट्स होंगे जो इन हैंड हैं, जो करेंटली हमारे पास हैं। पार्ट 2 होगा उन टूल्स एंड प्लांट्स का विच आर टेम्परली लेंट आउट, जिसको हमने टेम्परली कॉन्ट्रैक्टर को इशू किया हुआ है या फिर किसी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को इशू किया है या किसी भी पर्सन को इशू किया है, तो उसकी एंट्री होती है पार्ट 2 में। और पार्ट 3 में होता है शॉर्टेज अवेटिंग एडजस्टमेंट। जब भी आप फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे और उस टाइम अगर शॉर्टेज हो गया तो उसकी एडजस्टमेंट करने तक उसको फिलहाल एंट्री करके रखते हैं हम पार्ट 3 में, अदरवाइज पार्ट 3 में कोई एंट्री नहीं होगी। तो ये होता है आपका टूल्स एंड प्लांट्स
लेजर। तो 3 पार्ट हो गए। अब एंट्री होती कैसी है, पार्ट 1 जो होता है जिसमें हम इन हैंड टूल्स एंड प्लांट्स की एंट्री करते हैं, तो वो उसकी एंट्री होती है सब हेड वाइज। तो हमने माइनर हेड हमें पता है कि टूल्स एंड प्लांट्स माइनर हेड में होता है, उसके अंडर में सब हेड होते हैं, इतने 6 सब हेड हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड ड्राइंग मटेरियल, सेकेंड वन इज प्लांट एंड मशीनरी, थर्ड वन इज टूल्स, फोर्थ इज नेविगेशन प्लांट, फिफ्थ इज कैंप इक्विपेज एंड सिक्स वन इज लाइव स्टॉक। तो ये सब हेड के नाम भी आपको याद होने चाहिए। इतने सब हेड होते हैं और इसी के बेसिस पे वो ग्रुप होते हैं, ठीक है। एक सब हेड का अलग ग्रुप, दूसरे सब हेड का अलग ग्रुप। तो इस तरह से एंट्री होती है पार्ट 1 में। पार्ट 2 में जो एंट्री होती है ये है टेम्परली लेंट आउट। तो इसमें एंट्री होगी आपके कॉन्ट्रैक्टर वाइज कि एक कॉन्ट्रैक्टर को हमने जितना मटेरियल इशू किया है उसको एक ग्रुप में रखेंगे, दूसरे इंसान को हमने जितना मटेरियल इशू किया है उसकी एंट्री दूसरे ग्रुप में होगी। तो हमने उस हिसाब से उसको ग्रुप करते हैं कि हमने किसको कितना टूल्स एंड प्लांट्स इशू किया हुआ है। तो ये होता है आपका टूल्स एंड प्लांट्स लेजर। टूल्स एंड प्लांट्स में नेक्स्ट पॉइंट है पेमेंट फॉर सप्लाईज। जो हमने टूल्स एंड प्लांट्स रिसीव किया उसके लिए हम पेमेंट कैसे करते हैं। तो बड़ी सीधी सी बात है कि जैसे हम स्टॉक के मटेरियल के लिए पेमेंट करते थे, उसका जो प्रोसीजर था, उसके जो प्रोविजन थे, सेम एज इट इज़ यहाँ भी वो अप्लाई होंगे, ठीक है। तो इनका पेमेंट भी वैसे ही किया जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको कार्ड पे मिल जाएगा, आप लोग ज़रूर देख सकते हैं कि किस तरह से उसका पेमेंट किया जाता है। इसमें एक चीज़ एक्सेप्शन है कि नॉर्मली जब हम इंस्ट्रूमेंट रिसीव करते हैं कोई भी, तो वो मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट उसका सप्लाई करता है। लेकिन अगर किसी भी रीज़न से कोई इंस्ट्रूमेंट है जो मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट सप्लाई नहीं कर पाता, ठीक है, तो उस केस में जो सप्लायर का बिल है उसका पेमेंट अगर डिपार्टमेंट चाहे तो कैश में या फिर डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा किया जा सकता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट हमने रिसीव किया और उसका जो सप्लाई मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट नहीं करा सका किसी भी रीज़न से, तो अब जो सप्लायर का बिल होगा उसको अगर डिपार्टमेंट चाहे, सप्लायर चाहे नहीं, अगर डिपार्टमेंट चाहे तो उसका पेमेंट कैश में या फिर डिमांड ड्राफ्ट के में हो सकता है। तो ये केवल एक्सेप्शन रहेगा, बाकी सारे वही रूल्स एप्लीकेबल होंगे जो स्टॉक के पेमेंट के लिए एप्लीकेबल होते थे। नेक्स्ट इज रिकवरी। 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला है फॉर यूज़ ऑफ टूल्स एंड प्लांट्स और दूसरा है फॉर सेल्स एंड ट्रांसफर्स। यहाँ हम ये पढ़ेंगे कि जब हम टूल्स एंड प्लांट्स को यूज़ करते हैं दूसरे वर्क्स में, तब उसके लिए क्या रिकवरी करेंगे, और जब हम फॉर सेल या ट्रांसफ़र कर देते हैं टूल्स एंड प्लांट्स को, तो उसकी रिकवरी के क्या प्रोविजंस हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फॉर यूज़ ऑफ टूल्स एंड प्लांट्स। तो जनरल प्रोसीजर ये कहता है कि जब भी आप टूल्स एंड प्लांट्स को यूज़ करते हैं वर्क्स में, स्पेशली ऐसे वर्क्स में जो आप दूसरे डिवीज़न या दूसरे डिपार्टमेंट के बिहाफ में कर रहे हो, तो उसमें से रिकवरी हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए एक अमाउंट फिक्स किया जाता है, एक परसेंट चार्ज फिक्स किया जाता है, और वो परसेंट चार्ज वहाँ से मतलब उस जिस वर्क में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे उसको डेबिट किया जाता है और वहाँ से उतना ही रिकवरी की जाती है। नेक्स्ट है लोकल रूल्स एप्लीकेबल। जब भी आप लोकल बॉडीज़ को या फिर लोकल अथॉरिटीज़ को टूल्स एंड प्लांट्स यूज़ करने के लिए देते हैं, तो वो जो लोकल रूल्स होंगे वहाँ के, उसके अकॉर्डिंग उसकी रिकवरी होगी। एंड द लास्ट पॉइंट इज कैरियज ऑफ गवर्नमेंट टेंट्स। तो गवर्नमेंट टेंट्स जब भी यूज़ किए जाएंगे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए या फिर रेवेन्यू ऑफिसर के लिए, तो उनका जो कैरियज होता है, ठीक है, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जो चार्ज होता है वो डेबिट होता है मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स में। लेकिन अगर कभी भी इसको प्राइवेट पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, तो उसकी रिकवरी कंसर्न्ड पर्सन से की जाएगी। तो ये होता है आपका फॉर रिकवरीज फॉर यूज़ ऑफ टूल्स एंड प्लांट्स। इसके बाद देखते हैं कि अगर हमने टूल्स एंड प्लांट्स को दूसरी जगह शिफ्ट ही कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया या सेल कर दिया, तब उसकी रिकवरी के लिए क्या प्रोविजंस हैं। सबसे पहले कहा गया रिकवर्ड एज सुन एज पॉसिबल। जब भी आपने दूसरे डिपार्टमेंट, डिवीज़न या गवर्नमेंट को टूल्स एंड प्लांट्स इशू कर दिया, मतलब आपने ट्रांसफ़र कर दिया या सेल कर दिया, तो उसकी रिकवरी एज सुन एज पॉसिबल होनी चाहिए और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डिविजनल ऑफिसर। दूसरी बात ये कहा गया कि एक सेल अकाउंट बनेगा फॉर्म नंबर 19। जब भी आपको टूल्स एंड प्लांट्स सेल आउट करना है, आपको बेचना है किसी को, तो उससे पहले एक सेल अकाउंट बनेगा और ये सेल अकाउंट फॉर्म नंबर 19 में बनता है। और आपको पता होगा कि सेल अकाउंट बनता है सब डिविजनल ऑफिस में, और जब तक सब डिविजनल ऑफिस में फॉर्म नंबर 19 में ये नहीं बनता सेल अकाउंट, तब तक कोई भी टूल्स एंड प्लांट्स सेल नहीं किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कहा गया व्हेन ट्रांसफर टू अदर डिवीज़न, डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट, रिमार्क इन फॉर्म 14। तो जब भी आप दूसरे डिपार्टमेंट, डिवीज़न या गवर्नमेंट को इशू कर देते हो, ठीक है, परमानेंटली इशू कर दे रहे हो, और अगर उसके लिए हमें रिकवरी करनी है, तो जो इंडेंट होता है
ठीक है। टूल्स एंड प्लांट्स इंडेंट जो होता है फॉर्म नंबर 14 जिसके मिलने पर हम इशू कर रहे हैं, तो वहाँ जहाँ हम इशू कर रहे हैं उसके नीचे एक रिमार्क लिखेंगे और वैल्यू भी लिखेंगे, ठीक है। हालांकि इंडेंट में नॉर्मली केवल क्वांटिटी होती है, लेकिन हम वैल्यू भी लिखेंगे रिमार्क के लिए कि हमें उसके लिए कितना अमाउंट रिकवर करना है। और लास्ट में है प्रोविजंस फॉर स्पेशल टूल्स एंड प्लांट्स। तो ये जो जनरल टूल्स एंड प्लांट्स के लिए हमने अभी रूल्स पढ़े हैं, ये सेम स्पेशल टूल्स एंड प्लांट्स के लिए भी एप्लीकेबल होंगे। लेकिन कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन ये है कि जब भी आप स्पेशल टूल्स एंड प्लांट्स को दूसरे वर्क के लिए या दूसरे डिवीज़न या डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट को इशू करेंगे, तो उससे पहले उसका वैल्यूएशन होगा, ठीक है, कि कितना अमाउंट हमें वहाँ से रिकवर करना है और ये जो वर्क है जहाँ पे एक्चुअली इसका पूरा का पूरा अमाउंट चार्ज किया गया था उसमें कितना अमाउंट क्रेडिट किया जाना है, ठीक है। तो ये पहला कंडीशन है कि आपको वैल्यूएशन करना है और वैल्यूएशन करने के बाद ही इशू करना है। और दूसरा कंडीशन ये है कि आपको तभी दूसरे वर्क पे इशू करना है जबकि सचमुच वहाँ पे ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आपको ये वर्क क्लोज करना है इसलिए आपने यहाँ से ट्रांसफ़र करके कहीं और इशू कर दिया, तो ये कंडीशन नहीं होना चाहिए। आपको तभी दूसरे वर्क पे इशू करना है स्पेशल टूल्स एंड प्लांट्स को जब सचमुच उस दूसरे वर्क में उसकी ज़रूरत है। दो चीज़ें और हैं। पहली बात तो ये कि जब भी आपने किसी स्पेसिफिक वर्क पे कोई स्पेशल टूल्स एंड प्लांट्स इशू किया हुआ है, तो उसको आपको राइट बैक नहीं कर लेना है कि आप ये बाद में किसी दूसरे वर्क पे काम आ जाएगा। तो ऐसे एंटिसिपेशन में आपको राइट बैक नहीं कर लेना है। और दूसरी बात ये कि आप ये कह के किसी स्पेशल टूल्स एंड प्लांट्स को न्यूमेरिकल अकाउंट से नहीं निकाल सकते कि जिस स्पेसिफिक वर्क पे वो इशू किया गया था वो स्पेसिफिक वर्क का अकाउंट ही क्लोज हो गया है। तो ये याद रखिएगा, भले ही अकाउंट क्लोज हो चुका है वर्क का, लेकिन जब तक उस स्पेशल टूल्स एंड प्लांट्स को सच में किसी दूसरे वर्क पे इशू ना कर दिया जाए या ट्रांसफ़र ना कर दिया जाए, तब तक वो न्यूमेरिकल अकाउंट से आप उसको नहीं निकाल सकते। तो ये होता है आपका रिकवरीज फॉर टूल्स एंड प्लांट्स। टूल्स एंड प्लांट्स का लास्ट पॉइंट है वेरिफिकेशन। जैसे हम स्टॉक के केस में करते थे, स्टॉक का वेरिफिकेशन करते थे, स्टॉक टेकिंग या फिजिकल वेरिफिकेशन कहते थे जिसको, वैसा ही टूल्स एंड प्लांट्स का भी वेरिफिकेशन किया जाएगा। सबसे पहले इसमें यह कहा गया कि प्रोविजंस ऑफ स्टॉक विद एक्सेप्शंस। जो स्टॉक के वेरिफिकेशन के प्रोविजंस थे सारे वही प्रोविजंस यहाँ भी एप्लीकेबल होंगे विद एक्सेप्शन। और ये एक्सेप्शन है क्या कि स्टॉक के वेरिफिकेशन में जब भी हमें मटेरियल सरप्लस मिलता था तो हम रिसीट दिखा देते थे, और जब भी मटेरियल हमको कम मिलता था तो हम इशू दिखा देते थे। यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ अगर हमको टूल्स एंड प्लांट्स सरप्लस मिला तो हम रिसीट तो दिखा देंगे, लेकिन अगर हमें टूल्स एंड प्लांट्स कम मिला तो हम उसको इशू नहीं दिखाते, हम उसको फ़िलहाल केवल एक रिमार्क लिख के, एक नोट लिख के रखते हैं, और जब तक उसका सेटलमेंट नहीं हो जाता तब तक हम उसको इशू नहीं दिखाते हैं। डिटेल्ड प्रोसीजर क्या होगा कि डेफिशिएंसी इन पार्ट 3, जब भी आपको डेफिशिएंसी मिलेगी, मतलब जितना आपके अकाउंट में शो कर रहा है फिजिकल वेरिफिकेशन में, अगर उससे कम टूल्स एंड प्लांट्स मिले तो आपको इसको नोट कर देना है इन पार्ट 3 ऑफ फॉर्म नंबर 15 टूल्स एंड प्लांट्स लेजर। हमने कहा था कि टूल्स एंड प्लांट्स लेजर के 3 पार्ट होते हैं। पार्ट 1 होता है जो इन हैंड टूल्स एंड प्लांट्स हैं उसके लिए, पार्ट 2 होता है जो आपने किसी को इशू किया है उसके लिए, और पार्ट 3 होता है शॉर्टेज अवेटिंग एडजस्टमेंट। तो जब भी आपको शॉर्टेज मिला, जब आपको डेफिशिएंसी मिली, तो उसको आप एंट्री कर देंगे पार्ट 3 में, और इसके लिए आप वेट करेंगे इसका एडजस्टमेंट करने का या इसका सेटलमेंट करने का। अब एडजस्टमेंट कैसे होगा कि या तो आपको टूल्स एंड प्लांट्स बाद में मिल ही गया एज इट इज़, जिस फॉर्म में आपने कम मिला था आपको उसी फॉर्म में आपको कहीं से मिल गया, तो अब क्या करेंगे, अब आपको इसको क्लियर कर देंगे पार्ट 3 में, ठीक है। और इसको एंट्री किया जाता है टूल्स एंड प्लांट्स रिसीट सीट में, लेकिन उसके क्वांटिटी वाले कॉलम में कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी, केवल एक रिमार्क लिख के उसकी एंट्री कर दी जाएगी गुड्स रिसीट सीट में कि ये ऑलरेडी अकाउंट में शो कर रहा था लेकिन डेफिशिएंसी थी, तो इसलिए पार्ट 3 को अब क्लियर कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर वो मटेरियल आपको वापस नहीं मिला, लेकिन या तो उसकी रिकवरी हुई वैल्यूज़ में या फिर उसको राइट ऑफ कर दिया गया, मतलब वो जो टूल्स एंड प्लांट था वो आपको वापस नहीं मिला, तो अब क्या किया जाएगा, अब आपको उसको पार्ट 3 से भी हटाना है, और सिंस वो अभी भी पार्ट 1 में भी शो हो रहा है तो आपको वहाँ से भी हटाना है। तो अब उसकी एंट्री पार्ट 1 और पार्ट 3 दोनों में की जाएगी। पार्ट 3 से उसको कैंसिल भी क्लियर भी किया जाएगा, और पार्ट 1 से भी उसको परमानेंटली इशू दिखाया जाएगा, या फिर उसको ये दिखाया जाएगा कि ये राइट ऑफ इसका सैंक्शन कर दिया गया है। मान लीजिए ऐसा कोई टूल्स एंड प्लांट्स है जो रिपेयर के लिए गया हुआ था, या फिर आपने किसी को इशू किया था और वहाँ से वापस आया ही नहीं, वहीं से वो खो गया, तो अब क्या करेंगे, अब उसकी एंट्री है पार्ट 2 में।
तो अब हम क्या करते हैं कि उसको अगर राइट ऑफ सैंक्शन होता है तो सबसे पहले तो उसको हम दिखाते हैं कि वापस रिसीव हो गया, मतलब पार्ट 2 में जो एंट्री है उसको हम क्लियर करेंगे, और अब पार्ट 1 में जहाँ इन हैंड है वो अभी भी शो कर रहा है वहाँ से उसको परमानेंटली इशूड दिखा देंगे। तो ये होता है प्रोसीजर डेफिशिएंसी का। सरप्लस का क्या प्रोसीजर है कि सरप्लस इन पार्ट 1, जैसे ही आपको सरप्लस मिलेगा आप पार्ट 1 में उसको रिसीट दिखा देंगे, दैट्स इट, इतना सिंपल सा है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपको सरप्लस मिला तो पार्ट 1 में आप उसकी एंट्री कर देंगे एज अ रिसीट, जैसे आप स्टॉक के केस में करते थे। लेकिन अगर आपको डिफिशिएंसी मिली तो आपको पार्ट 3 में उसकी एंट्री करनी है, पार्ट 1 में अभी कुछ नहीं करना, केवल पार्ट 3 में एंट्री कर देनी है शॉर्टेज दिखा के, ठीक है। अगर वही मटेरियल ही आपको बाद में रिकवरी हो जाती है तो टूल्स एंड प्लांट्स रिसीट शीट में उसकी एंट्री होगी विद अ सुटेबल रिमार्क कि ये ऑलरेडी हमारे अकाउंट में शो कर रहा था लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन में ये डेफिसिट था, ठीक है। तो इस रिमार्क के साथ उसकी टूल्स एंड प्लांट्स में एंट्री होगी और पार्ट 3 से उसको क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि टूल्स एंड प्लांट्स हमें रिकवरी नहीं हुआ बल्कि उसका अमाउंट रिकवरी हुआ या फिर राइट ऑफ हो गया, तो इस केस में हम उसको पार्ट 3 से भी क्लियर कर देंगे विद सुटेबल रिमार्क, और पार्ट 1 में भी उसको क्लियर कर देंगे, मतलब पार्ट 1 से भी उसको इशू किया हुआ हम शो कर देंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रोसीजर टूल्स एंड प्लांट्स के वेरिफिकेशन का। लास्ट में एक पॉइंट और दिया है दैट अथॉरिटी ऑफ राइट ऑफ सर्वे रिपोर्ट फॉर्म 18, जब भी आपको राइट ऑफ करना है तो उससे पहले सर्वे रिपोर्ट बनेगा विच इज़ इन CPWA फॉर्म नंबर 18। जैसे स्टॉक के केस में जब भी राइट ऑफ सैंक्शन करने से पहले एक सर्वे रिपोर्ट बनता था फॉर्म नंबर 18 में, सिमिलरली टूल्स एंड प्लान्स के केस में भी अगर आपको राइट ऑफ सैंक्शन करना है तो उससे पहले एक सर्वे रिपोर्ट बनेगा इन CPWA फॉर्म नंबर 18, और ये बनाता है आपका सब डिविजनल ऑफिसर। तो ये था वेरिफिकेशन ऑफ टूल्स एंड प्लांट्स, और इसी के साथ आपका कंप्लीट होता है टूल्स एंड प्लांट्स का कंप्लीट टॉपिक। इस चैप्टर में स्टोर चैप्टर में एक टॉपिक और बचा विच इज़ रोड मेटल्स, देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। जय हिंद।